हेलो एवरीवन, आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर जब तक आप 15-20 क्वेश्चन नहीं कर लेते बढ़िया तब तक जो है सो पकड़ नहीं बनेगी। और वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार अच्छा हो गया तो फिर आपका मैकेनिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसी के प्रयास में हम लोग थोड़ा सा अब कुछ काम करते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी। एक बात आप यहाँ गौर कीजिए, लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये लोकोमोटिव बोलते हैं जो ट्रेन वगैरह होती है ना, उसका जो इंजन होता है इसी के फंक्शन को अपन लोकोमोटिव बोलते हैं। तो जो मास m है ये जो स्टार्ट्स है, तो स्टार्ट्स का मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। ठीक, स्टार्ट्स मूव करना स्टार्ट किया सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज एज v इक्वल टू a रूट s। तो इसका जो वेलोसिटी वेरी कर रहा है, पहला क्वेश्चन, इसका जो वेलोसिटी लोकोमोटिव का जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखा है v बराबर a रूट s, जहाँ पर कि आपका a कांस्टेंट है और जो s है वो डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल वर्क, आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो वर्क फाइंड आउट करना है परफॉर्म्ड बाय द ऑल फोर्सेस। इस लोकोमोटिव पर जिसका मास m है, इस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, हर एक फोर्स के कारण आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, यानी कि मेनी फोर्सेस वाला को कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप याद करिए, मैंने जब वर्क एनर्जी थ्योरम का 3 फॉर्मेट आपको पढ़ाया था, पहला कांस्टेंट फोर्स, दूसरा वेरिएबल फोर्स और तीसरा मेनी फोर्स या मल्टीपल फोर्स के लिए। तो जब बहुत सारे फोर्सेस लगते थे तो अपन बोलते थे कि सब फोर्स को जो है कैलकुलेट करके ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और रिजल्टेंट निकालने के बाद अपन उस पर जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट होता था वही अप्लाई होता था। ठीक है ना, तो आज भी वही करेंगे अपन। विच आर एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट t सेकेंड्स। ये कब लगा है, t सेकेंड तक के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। t सेकेंड कहाँ से, तो आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन, जब मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन, जब लोकोमोटिव का मोशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से आपको t सेकेंड तक मोशन को एनालिसिस करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि कितना लोकोमोटिव पर लगने वाले सब फोर्स के कारण कितना टोटल वर्क डन हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है। एक बात बताइए, हम अप्लाई करके देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हमने यहाँ लिखा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है W बराबर वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो गया। अब यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब हुआ हाफ mv², और इनिशियल का मतलब हमने बताया था आपको हाफ mu²। ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब ऑलरेडी अपन थ्योरी में पहले पढ़ लिए, लेकिन फिर भी रिकॉल करा देते हैं आपको हम। u जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि स्टार्ट्स वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन में, तो स्टार्ट्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ से आपका जो वर्क डन आ गया वो वर्क डन आ गया 1/2 m। मास m तो पहले से ही है, तो m के साथ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप v का स्क्वायर करेंगे तो a² s हो जाएगा, v का स्क्वायर करेंगे तो a² s हो जाएगा, तो ये हो गया a² s। अब यहाँ समझो बात को, मास m कांस्टेंट, a ऑलरेडी कांस्टेंट का है कि क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि a इज कांस्टेंट एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो मास m कांस्टेंट, a कांस्टेंट, अपने को अब s फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि s डिस्टेंस है। लोकोमोटिव जो है जिसका कि मास m है वो मूव कर रहा है, मूविंग बॉडी है, तो डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसका, और डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये वेरिएबल क्वांटिटी होने जा रहा है। इसको आपको वेरिएबल क्वांटिटी को हटाना पड़ेगा। कभी भी अपन जब आंसर फाइंड आउट करते हैं फिजिक्स में, तो मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल क्वांटिटी को क्या करना है, हटाना पड़ता है, उसको किसी तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कांस्टेंट के टर्म में, तब वैल्यू पुट करेगा तब आंसर आएगा। ऐसे भी यहाँ पर जो आपको वर्क निकालने के लिए बोला वो फर्स्ट t सेकेंड के लिए बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चाहता है कि आप जो वर्क डन का आंसर दें वो टाइम के फंक्शन में हो। क्लियर हुआ, जो वर्क डन का आप आंसर दें वो टाइम के फंक्शन में हो, लेकिन यहाँ हमारा वर्क डन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के फंक्शन में आ गया, तो इसको अपने को टाइम के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, यो देखो, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1,
ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अपने को सिर्फ s चाहिए। मास कांस्टेंट है, a ऑलरेडी कांस्टेंट है, अपने को सिर्फ s चाहिए। अगर s आ गया तो काम हो जाएगा। अब यहाँ देखो v बराबर a√s बोला, हम यहाँ लिखते हैं v बराबर a√s। अपने को डिस्टेंस चाहिए, क्या v बराबर हम लोग ds/dt बराबर a√s ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ऐसा क्यों किए, तो यहाँ वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन है और वेलोसिटी को अगर डिस्टेंस के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, साथ में अपने को टाइम को भी इंट्रोड्यूस करना है, तो ds/dt का कंसेप्ट लगा लेंगे। डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, है ना, और यहाँ से डिस्टेंस हट भी जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये ds और इधर भी s, तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट वाला s डिस्टेंस इस डिस्टेंस को बुलाएगा, तो बुलाओ ds/√s बराबर a/dt। अब मैंने एक आपको बात बताई थी, एक चीज़ आपको सिखाया था मैंने, अगर इक्वल टू साइन के दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट है d है तो इंटीग्रेशन होगा ही होगा। आप ये छोड़ दीजिए क्या क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब डिटेल आप जाइएगा कॉलेज में तब पढ़िएगा। ये होगा तो करो इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन में कैसे लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन डिस्टेंस के साथ, यहाँ पर इंटीग्रेशन टाइम के साथ। तो स्टार्टिंग में आपका लोकोमोटिव रेस्ट में था, मोशन स्टार्ट होने वाला था, तो टाइम 0 था, तो डिस्टेंस कुछ कवर हुआ ही नहीं था क्योंकि रेस्ट में था, रुका हुआ था। जैसे जैसे टाइम t बीता तो डिस्टेंस मान के चलते हैं s कवर कर लिया होगा। आया बात समझ में। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, हम लोग कैसे करेंगे, √s है, इसको आप ऊपर ले जाइए तो s⁻⁻1/2 लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ देखो छोटी सी बात आपको हम दिखाते हैं, यहाँ dx/√x इसका इंटीग्रेशन करना है, तो √x का मतलब x⁻1/2 ऊपर गया तो x⁻⁻1/2, अब पहले से dx है तो इंटीग्रेशन dx। तो उसी तरह यहाँ से भी आप वही करेंगे, s⁻⁻1/2 ds इंटीग्रेशन 0 से लेके s तक, a कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन भी t हो जाएगा, और लिमिट आपका है 0 से लेके t तक। यहाँ पर x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है x⁻n+1/n+1। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो s है तो s⁻1/2+1/-1/2+1 0 से लेके कहाँ तक, तो s तक, और a अपर लिमिट पुट करेंगे और -0, लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये घूम फिर के आपको 80 ही होने वाला। अब यहाँ देखो -1/2+1 तो 1/2 हो गया, यहाँ भी -1/2+1 1/2 हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2√s सेट हो रहा है, ये 2√s लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से s बराबर 80। लिमिट पुट करो तो वैसे ही रह जाएगा, 0 पुट करने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये बात हो जाएगी इसमें। आगे यहाँ पर देखिए आप 2√s - 0 = 80, तो √s बराबर 80/2, तो s बराबर a²t²/4। क्लियर, s बराबर a²t²/4 सेट हो गया। तो ये आपको एक वैल्यू निकल के आ गई, डिस्टेंस को हमने टाइम के फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, s बराबर a²t²/4, s बराबर a²t²/4 आ गया। अब ये इसको उठाइए और उठा करके यहाँ इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करने जाएंगे तो यहाँ देखो फ्रॉम वन w बराबर ma²/2 इंटू s, यानी कि ma²/2 इंटू s की वैल्यू a²t²/4, ठीक, ये पुट कर दिया हमने। तो ये a² और ये a² दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, तो यहाँ से वर्क डन हो गया ma⁴ t²/8, ma⁴ t²/8। आप यूनिट लगाना चाहें तो जूल लगा सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया वर्क डन बराबर ma⁴ t²/8। तो ये जो वर्क डन आपने फाइंड आउट किया। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेलोसिटी आपको दे रखा था a√s के फंक्शन में, कोई लोकोमोटिव था जिसका कि मास m था, वो स्टार्ट हो रहा था, उसका मोशन स्टार्ट होने का मतलब पहले रेस्ट में था, बाद में वेलोसिटी चेंज करती चली गई और a√s के हिसाब से चेंज हुआ है। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है, तो वेलोसिटी फाइनल दिया है, इनिशियल भी दिया है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि इनिशियल है कहाँ, लेकिन दिया है। यहाँ देखो हमने आपको वर्ड से पकड़ाया कि इनिशियल कैसे दिया था, तो ये 0 हो जाएगा। इस फंक्शन को ma² में कन्वर्ट किए, तो यहाँ m कांस्टेंट, a कांस्टेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a कांस्टेंट है, अपने को s फिर से चाहिए
क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा, वेलोसिटी जो है और लोकोमोटिव मूव कर रहा है तो डिस्टेंस चेंज होगा, तो ये वेरिएबल हो गया इसको। और ऐसे भी आपको वर्क डन बोला है टाइम के फंक्शन में निकालने के लिए, तो एस को टाइम के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, v बराबर a रूट एस को ds/dt के टर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट किया और इस तरह से वर्क डन आपका प्रूफ हुआ। तो एक बात ध्यान करके देखिए आप, तो आपको हमने बताया था कि वर्क डन निकालने के लिए जो मेनी फोर्सेस या मल्टीपल फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें इंटीग्रेशन की यूज़ होती है। आया, इंटीग्रेशन का यूज हुआ, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप इसको देखेंगे, नोट करो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, दे दिया काइनेटिक एनर्जी, हिंट कर दिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर हम लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ ख्याल अब आना शुरू हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का मतलब कोई पार्टिकल है जो इस सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है, और एक ऐसा सर्कल जिसका कि रेडियस आपको आर है, मान लो ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, यहाँ पर कोई भी बॉडी है जिसका कि मास m, ठीक है, ये इस तरह से इस सर्कल पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड s, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, और वो कैसे डिपेंड कर रहा है वो दिया आपको t बराबर as स्क्वायर। तो t बराबर as स्क्वायर, जहाँ पर कि a आपका कांस्टेंट है और s जो है वो डिस्टेंस है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ s, यानी कि आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, वो भी किसके फंक्शन में, डिस्टेंस के फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में, इस फंक्शन में आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। ये जो 3 क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों इरोडो का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इरोडो का क्वेश्चन आपको मैंने नहीं बताया, आप पूरा लेक्चर, सभी चैप्टर का सारा लेक्चर को अगर आप देखें तो बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने इरोडो का आपको बताया, लेकिन हर प्रॉब्लम में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये इरोडो का है, तैसी वर्मा का है, तो फलना है, तो चलना है। आप बस सीखते जाइए, ठीक है ना। कंसेप्ट जरूरी होता है, कौन से बुक का उसको छोड़ दो, क्या ज़रूरत है उसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते सर इरोडो का क्वेश्चन आप नहीं बताते। आप वीडियो ढंग से देखिए और इरोडो का बुक उठा करके देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताया गया, इतना कि आप दूसरे वीडियो में हो सकता है शायद नहीं बताया गया शायद, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन मैंने इरोडो का आपको कराया है, ठीक है ना, लेकिन बोलते नहीं है, ज़रूरत क्या है उसकी, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ आप दिमाग लगाइए कि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो 2 टाइप के फोर्सेस लगेंगे। कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा आपको नॉर्मल फोर्स और दूसरा लगेगा आपको टेंजेंशियल फोर्स। 2 टाइप का फोर्स आपको लगेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है 2 टाइप का फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स जो होता है Fn, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r, ये आपको हमने पढ़ाया। जो टेंजेंशियल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ma, ठीक। आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंशियल और नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल का मतलब क्या, इस पर परपेंडिकुलर, और सर्किल पर कोई भी परपेंडिकुलर है तो वो रेडियस का काम करेगा, सेंटर की तरफ जाएगा। सर्किल पर कोई भी चीज़ अगर परपेंडिकुलर है तो सेंटर की तरफ जाएगी ना, तभी तो परपेंडिकुलर। तो ये सेंटर की तरफ और ये टेंजेंशियल, तो दोनों इस दोनों में अगर जुगलबंदी देखें तो ये कुछ आपको मान के चलो, ये नॉर्मल फोर्स है सेंटर की तरफ और ये टेंजेंशियल फोर्स होगा। यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका कि मास आपको दे रखा है m। अब एक बात समझिए, इस दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल हो गया 90 डिग्री, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और जब 2 वेक्टर का आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, मान लो एफ नेट निकालना है, तो 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं और तब अगर आपको उसका रिजल्टेंट चाहिए तो आप दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और ऐड करके अंडर रूट, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और ऐड करके अंडर रूट कर दीजिए। तो उससे आपको आराम से दोनों का जो है वो रिजल्टेंट, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कंसेप्ट इतना क्लियर हो गया कि हमको करना क्या है, मेरा मोटो क्या है वो क्लियर हो चुका है कि हमको टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट करना है, नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देंगे तो मेरा जो काम है वो हो जाएगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं नॉर्मल फोर्स कैसे पहुँचे। तो भैया नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए अपने को mv² का ज़रूरत है, क्योंकि रेडियस आर क्वेश्चन में भी दे रखा है, कहीं तो दिया, ये रहा, ठीक। रेडियस आर तो क्वेश्चन में भी दिया, ज़रूरत mv² का है। यहाँ देखो, अब mv² के लिए ज़रा सोचो, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी as²।
तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो टी बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर हमको दे रखा है ए एस स्क्वायर, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कितना, ए एस स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो मैं लिख दूंगा 2a s²। तो अपन ने एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2a s² लिख दी। अब क्या करेंगे, तो अपन इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो कुछ इक्वेशन 2, कोई दिक्कत है नहीं। तो फ्रॉम 1 तो इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, नॉर्मल फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, तो वो अपन आगे करेंगे। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर जैसे करने जाओगे तो यहाँ देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखा है 2a s² बाई आर, इक्वेशन 3। क्लियर, नॉर्मल फोर्स निकल गया। अब नॉर्मल फोर्स निकल गया एक बार, तो अब अपना काम बनता है क्या, अपने को चाहिए टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मास और एक्सेलरेशन। तो मास तो पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है नहीं। काइनेटिक एनर्जी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका कि रेडियस r है, डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। मास से किसी बॉडी का आप m मान के चलिए, उसको कांस्टेंट क्वांटिटी ऐसे भी होता है, उसका आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो उसका काम हो गया, यहाँ से आपको m का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने पास एक जुगाड़ यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो एम वी स्क्वायर बाई 2a s² है, इसका थोड़ा सा हम सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए एम वी स्क्वायर बराबर 2a s²। अगर यहाँ से मैं v² सिर्फ लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a बाई m s²। ठीक, अगर स्क्वायर यहाँ से हटा के मैं इस पर रूट पटका, अगर मैंने स्क्वायर हटा के यहाँ से रूट पटका, इस पर रूट गिराया, तो v बराबर हो जाएगा √2a बाई m इंटू s, क्योंकि ये s² है, ये तो सिंगल है ना, पावर 1 है, तो ये रूट में ही फंसा रह जाएगा। ये s² है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, लेकिन अपने को चाहिए एक्सेलरेशन। क्लियर, ये तो जुगाड़ हो चुका है, इसका जुगाड़ करना है। अपने को चाहिए एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बन चुका है। तो एक्सेलरेशन के लिए अपने पास जो जुगाड़ था वो ये बोलता है कि एक्सेलरेशन बराबर v/dv/ds लगा लो। क्यों, ये वाला क्यों, ये वाला क्यों नहीं, a बराबर dv/dt क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं लगा सकते, ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा लगाने में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, फाइनली आपको ds/dt करना पड़ेगा, जिसमें फिर से वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा कम सोचना पड़े, फंसे नहीं अपन कैलकुलेशन में, इसके लिए आप a बराबर v/dv/ds को अप्लाई करिए। वेरी गुड। तो a बराबर वेलोसिटी आपको दे रखा है √2a बाई m इंटू s, √2a बाई m इंटू s, ये भी हो गया। अपने को अब dv/ds चाहिए। अब मेरी बात समझो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। dv/ds का मतलब आपको इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो ज़रा सोचिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखो हम दिखाते हैं आपको, यहाँ v बराबर √2a बाई m इंटू s ऐसा है। इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, देखो a कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और s बचेगा। s का डिफ्रेंशिएशन s के ही साथ, x का डिफ्रेंशिएशन x के साथ 1 होता है, तो s का भी तो 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये बचने वाला है आपको यही √2a बाई m, यही बचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, √2a बाई m बचेगा। इसको उठाएंगे अपन और इसको उठा करके अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बच गया, यहाँ पर आकर के फंस गया √2a बाई m। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2a बाई m इंटू s। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया 2a बाई m इंटू s। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है और ये वाला जो a है ये कांस्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। ये एक्सेलरेशन है और ये वाला जो a है ये आपका कांस्टेंट है। तो 2a बाई m इंटू s जो है ये आपको फाइंड आउट हो गया। इसको उठा करके आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हम रब कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। फ्रॉम 2, तो दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेंजेंशियल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये वेरी सिंपल, Ft बराबर m इंटू 2a बाई m इंटू s, ये दोनों m कट गया तो यहाँ आ गया 2as।
इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में कहीं पर भी मास का चर्चा नहीं था। m को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके आगे बढ़ते चले गए और देखिए m हट भी गया रास्ते से। यहाँ नॉर्मल फोर्स में भी देखो, यहाँ फाइनल वैल्यू में m नहीं है, टेंजेंशियल वाले में भी फाइनल वैल्यू में m नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अगर आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों का अगर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² s² प्लस इसका अगर करना है तो 4a² s के पावर 4, 4a² s के पावर 4, ठीक है, 4a² s के पावर 4, क्योंकि 2a² है ना, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन r² और इस सब का अंडर रूट। क्लियर। आप यहाँ से चाहें तो 4a² s², यहाँ भी 4a² s के पावर 4 है, तो यहाँ से आप 4a² s² को कॉमन ले सकते हैं। और जैसे आप कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर फेंकाएगा, रूट से बाहर जैसे ही फेंकाएगा तो 2as बाहर चला जाएगा रूट से, ठीक है। तो रूट से बाहर जैसे ये चला गया तो ये चला जाएगा 2as अंडर रूट, यहाँ बचेगा बाबू 1 प्लस यहाँ पर अभी भी s² बचा हुआ है तो यहाँ बच जाएगा s²/r²। ये आपका नेट फोर्स निकल गया। तो कैसे कैसे हमने सोचा ये समझिए। पहले इसको सोचने का तरीका बहुत सिंपल था। इसके लिए क्या किया गया कि आपको क्वेश्चन ये बोल रहा था कि वो कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन, किसी सर्कुलर पाथ में जिसका कि रेडियस r है उस पर मूव कर रहा है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के फंक्शन में यानी कि t = as² आपको दे रखा था। पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, दो टाइप का फोर्स क्रिएट करता है, टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स या सेंटीपिटल फोर्स आप बोलिए तो mv²/r, टेंजेंशियल फोर्स ma। इसको अगर ये नेट फोर्स निकालना है तो दोनों फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का अगर रिजल्टेंट चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर का तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट, वही काम किए। और बारी बारी से हमने कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए जिस चीज़ का हमको ज़रूरत था अपने को निकालना ये है, इसके लिए इसका और इसका ज़रूरत है, इसके लिए ये चाहिए और इसके लिए ये चाहिए, और नॉर्मल फोर्स के लिए mv²/r चाहिए, यानी कि m और r से तो कोई दिक्कत है नहीं, r तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अपने को अगर mv² का जुगाड़ हो जाता तो नॉर्मल फोर्स निकल जाता, वही हमने किया। mv² का जुगाड़ किए, वैल्यू पुट किए और फटाफट हमने यहाँ पर नेट फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। 2as अंडर रूट 1 + s²/r², यहाँ पे 1 + s/r का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन इरोडो का है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इरोडो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है इरोडो का प्रॉब्लम, बच्चों के लिए सोचना पड़ता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अगर आप ट्राई करते हैं 2 बार 3 बार ट्राई करते ज़रूर बनेगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो भी कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है इसको आप अच्छे से सीखें, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, यानी कि कोई ब्लॉक है जिसका कि मास कितना दे दिया, m दे दिया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0 है, टुवर्ड्स अ स्टेशनरी स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है, अटैच्ड टू द वॉल। एक स्प्रिंग जो है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, वॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये क्या बोल रहा है, देखो मान लीजिए ये कोई वॉल है, इसमें यहाँ पर कोई स्प्रिंग जो है वो इस तरह से जुड़ा है और स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया, ठीक। यहाँ पर कोई मास है जिसका कि कोई बॉडी जिसका कि मास m और ये मूव कर रहा है कितना से, इनिशियल वेलोसिटी v0 से। फिर बोला आपको अटैच टू द वॉल फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए वर्ड को पकड़ना सीखिए तब जाके प्रॉब्लम बनेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक मूव करके आके इस स्प्रिंग में कोलाइड कर रहा है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये हो गया कि इस स्प्रिंग को जितना कर सकता है उतना तक करके बॉडी क्या होगी, रुकेगी। यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन, अगर आप इस वर्ड पे ध्यान दें, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 0, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक अब उससे आगे नहीं जा रहा, अगर उससे आगे जाता तो और कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, ठीक है ना। तो अपन मैक्सिमम कंप्रेशन तक की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी उस ब्लॉक की कितनी हो गई, 0 हो गई। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको IIT एडवांस में जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना उसमें बड़ा पूछता है, ठीक है। चलो
अब मुझे एक बात बताइए, ये ब्लॉक जब आकर के इसमें कोलाइड करेगा या इसमें टच होता है, इसको जब कंप्रेस करता है तो इस ब्लॉक के कारण फोर्स अंदर की तरफ, ठीक, और मैक्सिमम कंप्रेशन आपको स्प्रिंग का फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन भी आपको स्प्रिंग का ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये जो ब्लॉक है वो इसमें कोलाइड होने के बाद इस ब्लॉक को कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के बाद मान के चलो कि मैक्सिमम कंप्रेशन हम मान लेते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू एक्स नॉट, इतना मान लेते हैं हम लोग। एक्स नॉट तक मान लीजिए कंप्रेस किया, कंप्रेस करके कुछ सपोज दैट यहाँ तक ले आया ऐसा, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा, इतना कंप्रेस किया। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, इस मास m का जो बॉडी है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो स्प्रिंग का नेचर होता है कि जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वो इलोंगेट होना चाहेगा, जब आप उसको इलोंगेट करेंगे तो वो कंप्रेस होना चाहेगा, ठीक। तो उसके हिसाब से यहाँ देखो, स्प्रिंग फोर्स एफ एस, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट अपने को कुछ एक्स हुआ है, सपोज दैट अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक्स, यहाँ से अगर आप स्प्रिंग फोर्स हटाएं तो एफ एस बराबर आप लिख देंगे के एक्स, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, है ना, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, स्प्रिंग चाह रहा है, स्प्रिंग जो कि कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग चाह रहा है वापस से इलोंगेट होना, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे माइनस, इक्वेशन 1। अब अगर आप यहाँ से वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन किसके कारण, स्प्रिंग के कारण, तो स्प्रिंग फोर्स इंटू डी एक्स आप ऐसा लिख लिए इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स। हमने डी एक्स ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे ऑलरेडी एक्स का फंक्शन है, इसलिए डी एक्स लेके चले। बार बार आप वहाँ पे डी एस लिखेंगे फिर एक्स के रिप्लेस करेंगे तो उतना टाइम ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ माइनस के कांस्टेंट को आपने बाहर कर दिया, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो फिट बैठ जा रहा है आपका एक्स डी एक्स। इस तरह से आपका एक इंटीग्रेशन जो है वो फिट बैठ गया। कहाँ से कहाँ तक, तो पहले तो कंप्रेशन था नहीं, बाद में कंप्रेशन कितना हुआ एक्स नॉट, तो पहले कंप्रेशन था नहीं तो जीरो, अब बाद में कंप्रेशन हो गया एक्स नॉट, तो ये हो गया माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एक्स नॉट, तो ये हो गया माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको वर्क डन फाइंड आउट हो गया। अब आप अप्लाई कर दीजिए वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले वेलोसिटी v नॉट था, अब मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 0, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल का वर्क डन जो है वो कितना है, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। काहे की वेलोसिटी कितना है, वी नॉट है, ये 1/2 और ये 2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो फंक्शन आपका सेट हो रहा है वो हो रहा है के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर। इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर दे रहे हैं, के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन को हमने एक्स नॉट मान के चले हैं, तो एक्स नॉट फाइंड आउट करना है अपने को। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई के। तो यहाँ से आपका एक्स नॉट आ गया अंडर रूट एम बाई के इंटू वी नॉट। ठीक है, एक्स नॉट बराबर आ गया आपका अंडर रूट एम बाई के इंटू वी नॉट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। ब्लॉक मूव कर रहा था, स्प्रिंग पे कोलाइड किया, एक डायग्राम बनाने का आपको चक्कर था, डायग्राम थोड़ा सोचोगे तो फट से बन गया। वेलोसिटी वी नॉट आगे जब टच करेगा, कोलाइड करेगा, जब वर्क करना स्टार्ट हुआ तो कितना मैक्सिमम कंप्रेस किया। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इस वर्ड से ही आपको पता करना था कि इस मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू कितना, 0, यानी कि उससे आगे अब बॉडी नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ। और उसके बाद हमने क्या किया, तो स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अप्लाई किए, वर्क डन निकाले। और ये तो आपको मैंने स्प्रिंग फोर्स में पढ़ाया भी है।
तो माइनस की x0² यहाँ से उठा करके वैल्यू पुट कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किए और यहाँ से आपको x0 यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट हो गया। तो ये अच्छे कॉन्सेप्ट आपको जो गेन हुए आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो इसके बेस पर आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, अ रिंग ऑफ मास m, कोई रिंग है उसका मास m दे दिया, कैन स्लाइड ओवर अ स्मूथ वर्टिकल रॉड। ये देखो ये एक वर्टिकल रॉड है, ये जो यहाँ पे कुछ नेमिंग कर लेते हैं अपन, b लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। ये BC एक वर्टिकल रॉड है, ये रिंग है जिसका कि मास m है और ये रिंग इस वर्टिकल रॉड BC पर स्लाइड कर सकता है। ठीक, द रिंग इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K बराबर 4 mg/r, यानी कि स्प्रिंग का जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है K बराबर 4 mg/r, वेयर 2r इज़ द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। यानी कि ये जो 2r है, मतलब ये जो रिंग है वो पहले यहाँ था स्प्रिंग के साथ, किसी ने क्या किया इसको उठा करके यहाँ तक कर दिया सपोज दैट। तो अपने को अब यहाँ पहले वाला मोशन कंसीडर नहीं करना, अपने को ये सोचना है कि रिंग यहाँ से है, यहीं से मोशन को अपने को देखना है, यहीं से आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना है। अपने को ये नहीं सोचना कि पहले यहाँ था फिर यहाँ किसी ने कर दिया वो, नहीं। आप ये ज़रूर सोच सकते हैं कि 2r है तो यहाँ पर रिंग हुआ होगा, किसी ने उठा के यहाँ कर दिया होगा, लेकिन अपने को जो आंसर निकालना है, जो एनालिसिस करनी है वो यहीं से करनी है, यहाँ से नहीं। ठीक है, natural length of a spring. The other end of the spring is fixed to the ground at a horizontal distance 2r from the base of the rod. इस वर्टिकल रॉड के बेस से 2r डिस्टेंस पर स्प्रिंग का एक कोना फिक्स है। ठीक, आगे बढ़ो। द मास इज रिलीज्ड एट अ हाइट ऑफ 1.5r फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ से बॉडी को क्या किया गया, छोड़ दिया गया, रिंग को छोड़ दिया गया, मास को रिलीज कर दिया गया। ठीक है ना, मास को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। अगर रिलीज्ड वर्ड यहाँ पर लिखा तो रिलीज्ड वर्ड का मतलब साफ हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। पहला क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण वर्क डन निकालना। दूसरा, द वेलोसिटी ऑफ रिंग एज इट रीचेज द ग्राउंड, जब ये रिंग इस ग्राउंड को यहाँ पर टच करेगा उस वक्त इस रिंग की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी जो कि फाइंड आउट करना है, जिसको कि हम v मान लेते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो आ जाओ। पहला तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, अगर वर्क डन निकालना है स्प्रिंग के कारण तो स्प्रिंग के वर्क डन का फॉर्मूला पहले सोच लो क्या है। पहला के लिए जब वर्क डन आप स्प्रिंग के लिए निकालने जाते हैं तो स्प्रिंग का वर्क डन जो है वो क्या था आपको, हाफ kx²। ठीक, तो k की वैल्यू दे रखी है, अपने को x चाहिए, यानी कि x जो होता है वो स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन, तो x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ सोचो, रिंग का नेचुरल लेंथ, सॉरी स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ था वो 2r था। ठीक है, अब यहाँ सोचिए कि 2r था तो रिंग यहाँ था, स्प्रिंग के साथ रिंग यहाँ था, पहले उठा के को यहाँ कर दिया है, तो कितना एक्सटेंशन हुआ होगा, है ना, कितना एक्सटेंशन हुआ होगा। उसके लिए फिर से समझो, रिंग यहाँ था, 2r नेचुरल लेंथ है, तो स्प्रिंग के साथ रिंग कहीं यहाँ था। आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, ये रहा A, यहाँ पर ये B पॉइंट, यहाँ पर ये जो A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है ये है आपका 2r। तो रिंग यहाँ था जिसका कि इस रिंग का मास m है, यहाँ पे रिंग था पहले स्प्रिंग के साथ। बाद में क्या हुआ कि किसी ने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो अब कितना एक्सटेंशन हुआ ये पहले चाहिए। तो एक्सटेंशन निकालने के लिए पहले यहाँ का लेंथ निकाल लो कि AC कितना है। तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो ये 2r है, ये 1.5r है, तो 1.5r को क्यों ना आप 3r/2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, 2r का स्क्वायर 4r² प्लस 9r² का अंडर रूट, मतलब कि अपने को हो गया ये 5/2r, यानी कि यहाँ से A से लेके C का जो लेंथ हो गया ये हो गया 5r/2। ये टोटल लेंथ आया, रिंग स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 2r था, तो एक्सटेंशन कितना होगा, एक्सटेंशन इन
स्प्रिंग यानी कि x बराबर, तो अभी अपने पास स्प्रिंग कितना दिख रहा है, स्प्रिंग की लंबाई टोटल कितनी दिख रही है 5r/2, एक्चुअल कितनी थी 2r, तो 5r/2 माइनस 2r यानी कि r/2, तो x निकल गया। x निकल गया, उठा करके इस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो वर्क डन जो है वो स्प्रिंग के कारण आपको निकल जाएगा कितना, तो 1/2 इंटू के की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू 4mg/r इंटू r/x² है तो r²/4, ये 4 और ये 4 ये कट जाएगा, तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया आपको mgr/2, ये आंसर हो गया। क्लियर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना बहुत ईजी पड़ा, mgr/2 आराम से। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये पैसेज टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं, जो आपको IIT एडवांस वगैरह में बहुत 2 3 4 5 तो पूछ ही देता है, बढ़िया क्वेश्चन होता है ये सब, और ये प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो आपको नीट वगैरह में बहुत फ़ायदा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बूस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही करना था, नेचुरल पहले यहाँ था स्प्रिंग इस तरह से जुड़ा हुआ था, आराम से था, किसी ने खींच के यहाँ तक पहुँचा दिया तो यहाँ का लेंथ निकाल लिए, और उसके बाद जो नॉर्मल लेंथ था उसको घटा दिया तो एक्सटेंशन पता चल गया, और उठा के वैल्यू पुट कर दिया, वक्त निकल गया। चलो इसको नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा में क्या बोल रहा है। तो दूसरा में बोला आपको कि जब ये रिंग ग्राउंड को टच करेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहाँ देखो, जैसे बात वेलोसिटी का हो गया और उससे पहले बात वर्क डन का किया है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगाना ही है, तो तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन किसके किसके कारण है यहाँ पर, सो पहले देख लो। एक तो स्प्रिंग के कारण है, दूसरा ये स्प्रिंग वर्क डन कर रहा है, दूसरा जब ये रिंग नीचे आएगा, सोचो ये रिंग था यहाँ पर, जब ये रिंग यहाँ से नीचे आएगा, इस पोजीशन तक आएगा, ये C पॉइंट से B पॉइंट तक आएगा, तो इस पर एक वेट फोर्स भी काम कर रहा है mg, वेट फोर्स भी काम कर रहा है mg। तो mg जो वेट फोर्स काम कर रहा है उसको अपन बोल सकते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बाबू तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, इसको आपको मैंने पढ़ाया था ना, हाफ mv² माइनस हाफ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है, हाफ mv² माइनस हाफ mu², यानी कि आपको मैंने ऐसा लिखवाया है और अभी जस्ट यूज भी तो किए हैं ना। तो u इनिशियल वेलोसिटी u, ये तो पहले से 0 चल रहा है, इसका तो कोई मतलब है ना, हटा दो, इसको वजूद ही नहीं है इसका। यहाँ पर क्या बच गया, हाफ mv²। अब देखो स्प्रिंग के कारण वर्क डन कितना हुआ, अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे, mgr/2 प्लस ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी के कारण फोर्स कितना लग रहा है जी, mg लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, 3r/2। ग्रेविटी के कारण तो यहाँ से यहीं तक आना है ना, वर्टिकल डिस्टेंस ही तो लेंगे, ग्रेविटी के कारण यहाँ से यहीं तक तो आएगा, C से B तक ही तो आएगा, तो ग्रेविटी के कारण यही डिस्टेंस को देखना है। तो ये कितना हो गया, 3r/2 इक्वल टू हाफ mv², यानी कि यहाँ पर अपन लिख सकते हैं mgr/2 प्लस 3mgr/2 इक्वल टू mv²/2, m2 कर क्या, 3gr प्लस gr 4gr बराबर कितना, v²। अब यहाँ से आप चाहें तो आराम से v फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर v निकालेंगे तो 2√gr, यूनिट पुट करना है तो कर दो मीटर पर सेकंड, और क्या हो सकता है, और तो ऐसा यूनिट में तो यही होगा जी, मीटर पर सेकंड, 2√gr। तो इस तरह से आपने देखा कि आप किस तरह से स्प्रिंग को, अगर रिंग वाला क्वेश्चन वगैरह आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एस सी वर्मा सर के बुक में भी बहुत सारा मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको आराम से डील कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करते हैं और बढ़िया क्वेश्चन होते हैं बाबू, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से सीखें, बहुत फ़ायदा होगा, नोट करिए। चलिए अब आइए कुछ बढ़िया नीट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जेईई मेन के बेस्ट ग्राफिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वर्क डन ऑन द पार्टिकल एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वर्क डन और स्पीड ऑफ द पार्टिकल के बीच का आपको करेक्ट ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक बात बताओ, वर्क डन यहाँ पर बात कर रहा है, वर्क डन और स्पीड, तो यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। तो वर्क डन बराबर चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार बताइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो मतलब क्या हो गया, हाफ mv²। आप बोल सकते हैं ऐसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी ना बाबू, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² आप लिख सकते हैं। मास कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, यानी कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, v²। अब यहाँ समझिए, यानी कि स्पीड v है, वेलोसिटी v मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन y एक्सिस पर और वेलोसिटी को आपने लिया x एक्सिस पर, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो y इक्वल टू kx²। और आपको मैंने बताया है कि अगर इक्वल टू साइन के एक साइड y है और एक साइड x है, और एक पर पावर 1 और दूसरे पर पावर 2, ध्यान से सुनो, इक्वल टू साइन के एक साइड y है और एक साइड x है, इधर x उधर y भी हो सकता है। एक पर पावर 1, तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर कितना है, 2 है, इस पर पावर 1 है ना, कुछ नहीं तो पावर 1 है। तो इक्वेशन आंख बंद करके कैसा, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। अब क्या करेंगे मैंने आपको बोला कि ये क्या है, पैराबोला। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू kx²। और आपको मैंने बताया था कि जो पैराबोला होता है जिस पर पावर 1 रहेगा, पैराबोला उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। y इक्वल टू kx², तो पावर 1 y पर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला इसका ग्राफ होगा। ये स्ट्रेट लाइन गलत, स्ट्रेट लाइन फिर कुछ चेंजेज गलत, ये पैराबोला बहुत बढ़िया। ये बताइए, ये हो सकता है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी और वर्क डन और वेलोसिटी यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन है ना, फिर जाके आगे मुड़ रहा है, तो ये नहीं चल सकता। क्लियर हुआ, तो ये नहीं चल सकता आपका, लेकिन ये जो है ये आपका चल सकता है, ये सी ऑप्शन आपका चल सकता है, क्योंकि जो ग्राफ है वो आपका कैसा है, पैराबोला है, इसीलिए ये पैराबोला आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ के लिए पैराबोला है, दूसरा y पर पावर 1 है, यानी कि ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हमने चूज़ कर लिया, ठीक। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ग्राफिकल देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दूसरा। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको कभी भी उठ करके जेईई मेन और नीट में पूछ सकते हैं, एडवांस वगैरह में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, पहले चर्चा कर दिया, बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ समझिए, यही सब चीज़ समझना है। एक्सेलरेशन क्या बोला, कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो फोर्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वर्क एनर्जी थ्योरम में, जब हमने पढ़ा था कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं तब। तो ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड x। लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है तो काइनेटिक एनर्जी ही ना जी, ये है तो काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी चीज़ का चेंज निकालिएगा तो निकलेगा तो वही ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बराबर क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है या डिस्टेंस कहाँ है, एक्स के टर्म में, तो एफ इंटू एक्स बराबर काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ एक्स। एफ चूँकि कांस्टेंट है, तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी को आपने लिया है वाई एक्सिस पर, तो वाई बराबर ये कांस्टेंट है तो सी मान लो, और ये एक्स, तो वाई बराबर क्या हो गया, सी एक्स। और वाई बराबर जो सी एक्स होता है ये होता है आपको क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, सी ऑप्शन। क्लियर, क्या कि ये तो पैराबोला है, यहाँ देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा आगे चल के स्टार्ट हुआ है, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये सब तो गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी आपको पूछे जा सकते हैं और आराम से पूछे जा सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड है उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत आता है। तो आज आपने जो भी क्वेश्चन देखे उसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज़ किया। अच्छे क्वेश्चंस थे, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो पसंद आता है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो जो भी आपका सोशल नेटवर्क है जो यूज़ तो करते ही होंगे आप, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह वगैरह, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उसको भी थोड़ा फ़ायदा दो। ऐसा नहीं कि अपने चुपके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।